हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 8। और चैप्टर 8 बिहार बोर्ड में जितने क्वेश्चन पूछे गए 2020 एंड 2019 में कौन सा चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मैं स्थान लेकर आया हूं इस साल के सारे क्वेश्चन का एनालाइसिस। गाइस, इससे पहले वाले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो जो 2022 एंड 2021 में पूछे गए, उसके लिए आप हमारे इस आई बटन को क्लिक करेंगे और आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे, मतलब 2022 एंड 2021 का सॉल्यूशन के साथ। वैसे इस वीडियो में हम लोग कौन से सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे, तो ये रहा सामने आपके क्वेश्चन। 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का हम लोग वन बाय वन करके एनालाइसिस करेंगे। वैसे देखा जाए तो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लोगे और मैं वन बाय वन करके इन सब का एनालाइसिस करूंगा। स्क्रीनशॉट हो गया गाइस? चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और आंसर में कहता है रेट्रोवायरस इज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। सबसे पहले यहां पे जो टर्म ले आया है वो है क्या? रेट्रोवायरस। तो गाइस मैं आपको बता दूं ये रेट्रोवायरस होता क्या है। तो वो वायरस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, उस वायरस को हम रेट्रोवायरस कहते हैं। हमारे पास अगर देखा जाए तो 2 तरह के वायरस होते हैं। एक वायरस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और दूसरा वायरस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। आरएनए पाया जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल वाला वायरस होगा उस वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, दिस इज नॉट अ वायरस। इस सिफिलिस को काउज करने वाला है एक बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया तो वायरस से रिलेटेड होगा नहीं। दूसरा है फलेरिया, और फलेरिया कौन सा डिजीज है? दिस इज द हेलमिंथिक डिजीज। तो बचा कौन अब आपके पास? अब आप जानते हो कि एचआईवी जो वायरस है वो काउज करता है एड्स। तो एचआईवी वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज रेट्रोवायरस। आंसर बी। स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। वैसे मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? Which infective stage of Plasmodium occur in man? मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम कौन सा डिजीज काउज करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लाज्मोडियम जो है वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है किसका? तो मलेरिया नाम के डिजीज का। और मलेरिया जो होता है वो एक मच्छर के काटने से होता है, जिस मच्छर को हम लोग कहते हैं फीमेल एनाफिलीज। कैसे? ध्यान देना, ये मॉस्क्यूटोज है और इस मॉस्क्यूटोज को हम लोग कहते हैं फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। लेकिन जैसे ये मॉस्क्यूटो हमें बाइट करता है तो हमारे अंदर ये प्लाज्मोडियम आ जाता है। लेकिन इस प्लाज्मोडियम का जो फॉर्म्ड होता है या टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजोइट। तो हमारे अंदर प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज है जो इन्फेक्टिव होता है? तो याद रखेंगे स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स वो स्टेज है जिससे ह्यूमन इन्फेक्ट होता है ड्यूरिंग द बाइट ऑफ मॉस्क्यूटोज। इस मॉस्क्यूटोज का भी नाम याद रख लीजिएगा। फीमेल तो जेंडर का नाम हो गया, मॉस्क्यूटोज का नाम है एनाफ्लीज। ठीक है, एनाफ्लीज। मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है। तो फीमेल एनाफिलीज ड्यूरिंग जब बाइट करेगा तो प्लाज्मोडियम एंटर करेगा, लेकिन प्लाज्मोडियम का जो स्टेज होगा वो स्पोरोजोइट स्टेज होगा। और हमसे क्या पूछ रहा? विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ऑकर इन मैन? तो याद रखना है आपको स्पोरोजोइट स्टेज। क्लियर? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे कि एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर, मतलब कि जैसे अगर मैं बात करता हूं कि एंजाइम्स का नेचर प्रोटीन। हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स है सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं। हमारे बॉडी में हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स का 2 नेचर मिलता है, प्रोटीन और लिपिड्स। वैसे ही आपसे पूछ रहा है कि एंटीबॉडीज किस नेचर का है? कार्बोहाइड्रेट नेचर का है, प्रोटीन नेचर का है, विटामिन नेचर का है, इसमें से कौन सा नेचर है? मतलब एज यूजुअल बायोमोलिक्यूल्स। तो एंटीबॉडीज जो होता है वो 2 नेचर का होता है, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। तो याद रखिएगा एंटीबॉडीज किस नेचर का है? बाय बायोकेमिकल, दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन तो आपको खुद ब खुद बनता चला जाएगा। हो गया गाइस? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ कैंसरस सेल? जनरली एक सेल होता है जो कैंसरस सेल कहलाता है, ठीक है।
ये जो सेल नजर आ रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड मेटास्टैटिक सेल। मेटास्टैटिक सेल ये खुद तो इन्फेक्टेड होगा लेकिन आसपास के सेल को भी इन्फेक्ट करेगा, और इस सेल को हम लोग नाम देते हैं हेला सेल। कौन सा सेल? हेला सेल। आपसे सवाल पूछा कि इनमें से कौन सा कैंसरस सेल है, तो याद रखिएगा हेला सेल इज अ कैंसरस सेल। आपको याद रखना, मेमोरी सेल जो है वो ड्यूरिंग इन्फेक्शन हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है और मेमोरी सेल उसको याद करके रखता है, ताकि दोबारा अगर इन्फेक्शन हो तो हमारा यही मेमोरी सेल एक्टिव हो जाए और उस एंटीजन को मार दे। तो मेमोरी सेल से इसको कोई लेना देना नहीं है। कैंसर से प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाता है, इसको भी लेना देना नहीं है। तो जवाब कौन है? हेला सेल्स। हो गया गाइस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, बचा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का फंक्शन हमें बताना है कि एंटीबॉडीज बॉडीज में क्या करता है। वैसे सिंपल सा डेफिनेशन, एकदम छोटा सा प्यारा सा, और वो क्या है कि एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्लाज्मा बी सेल। अभी जस्ट मैंने बताया आपको, और इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि हमारे बॉडीज में प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं, और ये प्लाज्मा बी सेल एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन कब? जब कभी एंटीजन बॉडीज के अंदर एंटर कर जाएगा, तब उस एंटीजन के अगेंस्ट बनेगा हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज होता है। और आप ये भी बात जान गए हो कि हमारा एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीनस इन नेचर होता है। तो सिंपल कहता है कि एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्लाज्मा बी सेल एंड सिक्रेटेड इनटू द ब्लड एंड म्यूकस। हमारे बॉडी में जो म्यूकस है वहां से भी सिक्रीशन हो सकता है और हमारे ब्लड में भी सिक्रीट हो सकता है। क्या? एंटीबॉडीज। वेयर दे बाइंड्स टू एंटीजन, एंटीजन मतलब बैक्टीरिया, एंड डिस्ट्रॉयड बैक्टीरियल सेल बाय लाइसिस। जनरली एंटीजन जाकर बाइंड कर जाएगा, किसके साथ? एंटीजन के साथ। एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाएगा। जनरली बाइंड करने के बाद जो एंटीजन है, जो बैक्टीरिया, वो अपना एक्टिविटीज नहीं शो कर पाएगा। मतलब वो जो बॉडी में डिजीज या फिर इस तरह का जो भी हार्म करने के लिए हमारे पास आ रहा है वो नहीं कर पाएगा। एंटीबॉडीज उसको बाइंड कर करके उसकी एक्टिविटीज को रोक देगा और फाइनल उसको डेथ करा देगा। तो हमारे बॉडीज में एंटीबॉडीज बनाता प्लाज्मा बी सेल है। एंटीबॉडीज बाय नेचर ग्लाइकोप्रोटीनस नेचर का होता है। एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ कंबाइन करके एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसमें एंटीजन का जो मतलब एक तरह से एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करके जो बैक्टीरिया है उसको मार देता है, और बैक्टीरिया ही एंटीजन। क्लियर? छोटा सा डेफिनेशन है, प्यारा सा डेफिनेशन। आप इस डेफिनेशन को नोट कर लोगे, आपकी कहानी खत्म। मतलब 2 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट होगा। चलो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा? डिस्क्राइब अबाउट द कैजुअल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड डिजीज। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि टाइफाइड जो डिजीज है ये काउज करने वाला है साल्मोनेला टाइफी, और ये इतना कॉमन डिजीज है इस इंडिया में, और इंडिया में इतना कॉमन होने का कारण है पुअर सैनिटरी कंडीशन ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगला कहता है इट इज अ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज, यानी बैक्टीरियल डिजीज में सबसे कॉमन डिजीज इसको माना गया है। ठीक है, बाय साल्मोनेला टाइफी। वैसे अगर देखा जाए तो कोरोना जो अभी के टाइम में आप नाम सुन रहे हो, अब इसको हम लोग सार्स कोविड-19 के नाम से बुलाए थे। ठीक है, लेकिन कभी ये कोरोना ही सिर्फ कहलाता था, और कोरोना बहुत मोस्ट कॉमन वायरल डिजीज होता था। वैसे बैक्टीरिया में ये सबसे कॉमन डिजीज है। कौन सा? टाइफाइड। इस डिजीज के बारे में आगे जो हमें डिटेल बताना है वो ये बताना है कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। कहता है द डिजीज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर आपने कहीं पानी पी लिया इधर उधर या बाहर कुछ खा लिया तो उन सारे से कंटामिनेटेड होकर ये बैक्टीरिया हमारे अंदर चला आएगा, और जब आएगा तो हमें भी डिजीज काउज करेगा जिसका नाम है टाइफाइड डिजीज का, और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है साल्मोनेला टाइफी। देख लो सिम्टम क्या है इसका। सिम्टम है सबसे पहले कि अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसको हाई फीवर रहता है, सर में दर्द रहेगा दैट इज हेडेक, एक्सट्रीम वीकनेस बहुत कमजोरी लगेगा, एब्डोमिनल पेट में दर्द बताएगा, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है या फिर डायरिया भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। लीवर बिकम इनलार्ज, लीवर उसके साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये सारे सिम्टम है किसके? टाइफाइड के। टाइफाइड में आगे हमसे कहा कि भैया डायग्नोसिस में बता देना है, तो डायग्नोसिस में क्या करोगे? इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं विडाल टेस्ट, कंफर्म फॉर टाइफाइड। क्लियर?
आगे कहता है ट्रीटमेंट इसका क्या है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले तो वो विडाल टेस्ट कराएगा, अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा तो वो हमें एंटीबायोटिक देगा, कुछ दिन खाएंगे पर सही हो जाएंगे। लेकिन बीमार पड़ने से ज्यादा अच्छा है कि हम बीमार ही ना पड़े। कैसे? तो बाहर जो हम लोग खाते हैं या पीते हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। सिंपल, ठीक है। तो यहां तक तो बात समझ में आएंगे। 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट से ज्यादा लिखा होगा, ठीक है। याद रखिएगा, साल्मोनेला टाइफी इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम क्या है? हाई फीवर है, हेडेक है, एक्सट्रीम वीकनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, लिवर इनलार्ज हो जाता है। और डायग्नोसिस इसका क्या है? विडाल टेस्ट कंफर्म करता है कि टाइफाइड ही है या किसी और चीज के कारण फीवर आ रहा। ट्रीटमेंट क्या है? अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो एंटीबायोटिक देना है, लेकिन एंटीबायोटिक आप नहीं दीजिएगा, डॉक्टर देगा। क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। ये कौन से ईयर का क्वेश्चन चल रहा था? 2020 का ये सारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है 2019 का, तो 2019 का ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम लोग 2019 के भी क्वेश्चन को झटाझट कंप्लीट करते हैं। क्लियर? और इस ईयर में हम ये भी आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड है 2021 में और 2022 में। कौन कौन से क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मैंने आपको बताया था कि ये एक प्लांट है। कब? जब हीरोइन को आपने वो दिखाए थे तब, ठीक है। हीरोइन दैट इज मॉर्फिन, जिसका डाइएसिटाइलेशन मॉर्फिन किया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2022 का। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये एक प्लांट है जिसका नाम है पैपेवर सोमनिफेरम। जब हम इसको काटेंगे तो इसमें से हमें मिलेगा क्या? ओपियम, ठीक है। ओपियम जो लिया जाता है वो किससे लिया जाता है? पैपेवर सोमनिफेरम से। यहां पर अब आपको ये दिखेगा कि ये जो पैपेवर सोमनिफेरम है, मतलब दिस इज द नेम ऑफ द प्लांट। जब हम इसको काटते हैं तो उसका लैटेक्स लेते हैं और इसी के लैटेक्स से ही हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन वगैरह बनाया जाता है। क्लियर? तो सिंपल आपसे पूछा ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो याद रखिएगा पैपेवर सोमनिफेरम, और इसी से आगे हीरोइन, मॉर्फिन बनाया जाता है। क्या? एसिटाइलेशन कर करके। वैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड है 2022 का, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन में मैं बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका कि इन सर्टेन केसेस और फॉर एन एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज वी मे यूज। एक्यूरेसी मतलब इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो किट से किए जाते हैं, और ये किट वाले टेस्ट में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये मिन्यूट वैल्यू को कभी डिटरमाइन नहीं कर सकता। लेकिन याद रखेंगे आप कि इलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। मैं लिख दे रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय इलाइजा? दिस इज कॉल्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। थोड़ा छोटा नाम है, बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, दिस इज शॉर्ट टर्म, जिसको मैं कह रहा हूं इलाइजा। इलाइजा किसी भी डिजीज के कंफर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये डिजीज उसके अंदर बॉडी में है, मतलब इनिशियल स्टेज में है, तब भी ये डिटेक्ट कर देगा, और जब क्या बोलते हैं उसको, सीवियर कंडीशन हो गया तब भी ये आराम से डिटेक्ट कर देगा। कौन? इलाइजा। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस? आंसर हो जाएगा इलाइजा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। पहले मैं हट जाता हूं, क्यों? क्योंकि इलाइजा का नाम थोड़ा छोटा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। चलो, हो गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, रिपीटेड क्वेश्चन है ना, याद करो, ठीक है। मतलब याद क्या करना है कि मैंने कहा था कि आपको ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू? एयर के थ्रू। क्लियर? बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस इन, वैसे देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने आपको वहां भी समझाया था, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। हमारे बॉडीज में लिम्फोसाइट्स बनते हैं, और ये लिम्फोसाइट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स और एक बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट जो होता है वो थाइमस से सिक्रीट होता है या थाइमस में मैच्योर होता है, और बी लिम्फोसाइट्स कहां से मैच्योर होगा? बोन मैरो से। बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो, टी लिम्फोसाइट थाइमस। फिर से बोले, बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो एंड टी लिम्फोसाइट्स थाइमस। ये छोटी सी बात याद रहेगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा?
व्हाट इज एमीबियासिस, नेम इट्स पैथोजन एंड डिस्क्राइब द सिम्टम ऑफ द डिजीज। मतलब इस क्वेश्चन में आपको एमीबियासिस क्या है वो बताना है और साथ में इसके पैथोजेंस, इसका सिम्टम क्या है अगर किसी को एमीबियासिस होता है तो। एमीबियासिस होने का कारण है इंटअमीबा हिस्टोलिटिका जो एक पैरासाइट्स है। इसका सिस्ट हमारे कंटामिनेटेड फूड से चला आता है। कंटामिनेटेड मतलब हमारा नॉर्मल जो फूड है उसमें अगर उसका सिस्ट होगा तो उसको कंटामिनेटेड हम कहेंगे, ठीक है। तो फूड के थ्रू ये हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक में जाने के बाद ये इंटअमीबा हिस्टोलिटिका हमारे बॉडीज में रहकर हमें नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करता है। क्या क्या होगा इसका सिम्टम? तो जनरली जो फीकल मैटर डिस्चार्ज होगा उसके साथ ब्लड आ सकता है, म्यूकस आ सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, किसके द्वारा? इंटअमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा। एमीबियासिस इज कॉज्ड बाय इंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। इसका नाम तो आपको पहले भी आया है, याद करो, है ना, ऑब्जेक्टिव में। अगला कहता है इट इज अ पैरासाइटिक डिजीज। ये कौन सा डिजीज है? पैरासाइटिक। जैसे बैक्टीरियल कुछ डिजीज होता है, कुछ वायरल डिजीज होता है, वैसे ये भी कौन सा डिजीज है? पैरासाइटिक डिजीज है। और याद रखेंगे मलेरिया भी पैरासाइटिक डिजीज है। क्लियर? अगला टॉपिक क्या कहता है इसमें कि द डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। आप देख रहे हो कितना सारा डिजीज है जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रहा है, जैसे टाइफाइड, दूसरा एमीबियासिस, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कहा जाता है? इट लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। मतलब ये रहता है, कहां रहता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में, ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन, नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में। कब? जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है तब, या फिर कोई हेल्दी आदमी अगर इस तरह की चीजों को खा ले। एक मिनट, थोड़ी मेरी बैटरी डाउन हो गई है, थोड़ी देर के लिए यहाँ रोक रहा हूँ, मतलब बैटरी को चार्ज में लगा लेता हूँ। हाँ तो गाइस प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब बैटरी जो डाउन हो गई थी उसको फिर से मैंने चार्ज में लगा दिया है। चार्ज होते होते तब तक काम हो जाएगा। आपका मोबाइल तो चार्ज है ना। चल बात करते हैं। इट लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो जनरली ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा और लार्ज इंटेस्टाइन में रहने के साथ साथ हमें सिम्टम शो करेगा। क्या है सिम्टम? कहता है इट इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प एंड स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड। स्टूल के साथ ब्लड भी आ सकता है, म्यूकस भी आ सकता है, पेट में हमेशा दर्द रहेगा, मतलब अनटाइमली क्या होगा? फीसेस डिस्चार्ज होगा, मतलब बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती रहेगी अनयूजुअली, ठीक है। किसी केस में? एमीबियासिस के केस में। एमीबियासिस के बाद इसका आपने स्क्रीनशॉट दिया था? नहीं, चलो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कमेंट अबाउट इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी क्या है मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 2021 में यही क्वेश्चन रिपीट किया है। इननेट इम्यूनिटी मैं आपको याद दिला दूं कि वैसी इम्यूनिटी जो बॉडी में जन्म से मौजूद रहती है, ऐसे इम्यूनिटी को इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन वो इम्यूनिटी जो जन्म लेने के बाद हमारे बॉडी में आती है, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न ही क्या किया है? रिपीट किया। और इसका बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां बनाया गया। क्लियर? चलो आगे आते हैं। कहता है व्हाट आर एलर्जी, डिस्क्राइब इट्स सिम्टम इन ब्रीफ। याद करो कि 2021 का जो मैंने क्वेश्चन आपको अपलोड किया है उसमें एक क्वेश्चन नंबर 18 मिस हो गया। लेकिन मैंने कहा था कि मिस नहीं हुआ, बल्कि वो क्वेश्चन आप यहां पर ही आकर के पढ़ लोगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया गया 2021 में। जो क्वेश्चन नंबर 18 मैंने मिस किया है वो यहाँ पे फिनिश कर देंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन वहां रिपीट जाकर किया है। क्लियर? ठीक है। वैसे मिस्टेक से वो छूट गया था, अभी मैं यहाँ डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। क्या कहता है? व्हाट आर एलर्जी। एलर्जी क्या है? डिस्क्राइब इट्स सिम्टम इन ब्रीफ। अगला अगर मैं एलर्जी पे बात करूं तो कहता है एलर्जी इज एन इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन टू हार्मलेस सब्सटेंस कमिंग इन कांटेक्ट कॉल्ड एलर्जेंस। मतलब हर किसी इंसान के अंदर एलर्जेंस अलग अलग होता है। मतलब हमको पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, आपको हो सकती है पॉलन ग्रेन से एलर्जी ना हो। आपको दूध से एलर्जी है, जरूरी नहीं है कि हमको भी दूध से एलर्जी हो। तो जो केमिकल सब्सटेंस या कोई मेडिसिन जिससे बॉडी को एलर्जी हो सकती है वो कहलाएगा एलर्जेन। और हर किसी की बॉडीज का एलर्जेंस अलग अलग होता है। क्लियर? मान के चलो कुछ दवाई है जो सारे लोगों को दी जा रही है, लेकिन सब में एलर्जी काउज नहीं कर रहा, आप में ही एलर्जी काउज किया, ठीक है। तो आपके लिए वो दवाई एलर्जेंस हो गई, लेकिन मेरे बॉडीज को सूट कर रहा है इसलिए मेरे लिए वो क्या हो गया? एलर्जेंस नहीं हुआ। तो एलर्जेंस कुछ भी हो सकता है, इवन पॉलन ग्रेन भी हो सकता है। क्लियर?
अब ये जो एलर्जेंस में मैं बात कर रहा हूं कि ये एलर्जेंस जब बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो हमारे बॉडी में एक सेल है जिसका नाम है मास्ट सेल। दिस इज कॉल्ड मास्ट सेल। ये मास्ट सेल आईजीई एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा और दो केमिकल को सिक्रीट करेगा जिसका नाम है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये दो नाम का केमिकल सिक्रीट होगा, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। और जैसे ये दो केमिकल सिक्रीट होगा क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? सबसे पहले तो खांसी होना स्टार्ट हो जाएगा, आछी मतलब स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और साथ में इचिंग। ये तीन सिम्टम सबसे पहले आते हैं किसमें? एलर्जी के केस में। तो ये कहता है व्हाट इज एलर्जी? तो पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है कि एलर्जी इज अ इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन टू हार्मलेस substance coming in contact called allergens। नेक्स्ट बात किया हमने सिम्टम्स के बारे में। कहता है एलर्जिक रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द एलर्जेंस। द कॉमन एलर्जिक रिएक्शन आर इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, स्नीजिंग, गैस्पिंग, रनिंग आइज, इरिटेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, थ्रोट, ट्रैकिया, इचिंग, स्किन रैशेज एंड मेनी मोर। इसके अलावा भी और सारे सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स के लिए ये एप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्लियर गाइस? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे अगर लिखना तो और ज्यादा डिटेल भी बढ़ सकता है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट। चलो ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2018 में रिपीट 2021 में रिपीट किया था, क्वेश्चन नंबर 18 था। मिटा दे गाइस। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कमेंट्स अबाउट द कैंसर इन ब्रीफ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और मैं आपको इस वीडियोस में कैंसर को पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से समझेंगे इसको। कैंसर में कहता है कि कैंसर में सबसे पहले क्या होगा? ट्यूमर होगा। ट्यूमर कब होगा? जब हमारे बॉडीज में सेल डिवीजन होगा। लेकिन सेल डिवीजन किस मैटर पे होना स्टार्ट हो जाएगा? अनकंट्रोल मैनर में सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे बॉडी में सेल डिवाइड कर रहा, लेकिन सेल जो डिवाइड कर रहा है ये कंट्रोल मैनर में डिवाइड कर रहा है कि आज एक किया तो कल 2 करेगा, 2 से फिर अगले दिन फिर 4 बनेगा, फिर अगले दिन 4 से 8 बनेगा। ये कंट्रोल है, सही है। लेकिन जैसे ही सेल हमारा कंट्रोल खो देता है सेल डिवीजन का, तो वो इतनी तेजी से सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है कि वो एक तरह का ट्यूमर डेवलप कर देगा। क्लियर? तो कहता है इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। सही है। इट फॉर्म्ड या फिर फॉर्म्ड ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। Tumor are characteristic sign of cancerous growth. In case of leukemia, blood cancer, no tumor are formed. अगर ट्यूमर बन रहा, जनरली कैंसर के केस में ट्यूमर बनता है, लेकिन एक ऐसा कैंसर का केस है जिसमें ट्यूमर नहीं बनता और वो है ब्लड कैंसर। ठीक है। जनरली किसी भी तरह का कैंसर होगा तो उसमें ट्यूमर बॉडी में कहीं ना कहीं बनेगा, लेकिन ब्लड कैंसर में ट्यूमर नहीं बनते। और हाँ, बॉडी में अगर कोई ट्यूमर है तो देखकर इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि बॉडी का हर ट्यूमर कैंसरस ही हो। क्लियर है? ब्लड कैंसर के केस में कोई ट्यूमर नहीं बनता है। ट्यूमर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 मेजर टाइप्स आर गिवन बिलो। ठीक है। पहला ट्यूमर है जिसको कहते हैं बेनिग्न ट्यूमर और दूसरा है जिसको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर वाला कैंसरस है और बेनिग्न ट्यूमर नॉन कैंसरस है। याद रहेगा, बेनिग्न ट्यूमर में क्या कहता है? इट इज नॉन कैंसरस ट्यूमर। ये कैसा ट्यूमर है? तो नॉन कैंसरस, मतलब इससे कैंसर नहीं होता है। ऐसे ट्यूमर आपको हमको हो सकते हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करना है फॉर द डिटेक्शन ऑफ बायोप्सी या एफएनएसी। डॉक्टर जो भी सजेस्ट करेगा वैसा करना है। डॉक्टर को डिसाइड करने दो कौन सा बेनिग्न ट्यूमर है, कौन सा मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है। लेकिन बॉडी में कोई ट्यूमर निकल रहा तो इस बात से घबराना नहीं कि भैया हमको कैंसर ही हो रहा, मतलब इस तरह का कंडीशन है नहीं। ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, मैलिग्नेंट और बेनिग्न। मैलिग्नेंट वाले खतरनाक होते हैं क्योंकि वो कैंसरस होते हैं और बेनिग्न वाले नॉन कैंसरस होते हैं। आगे क्या कहता है? दे आर द मास ऑफ प्रोलिफरेटिव सेल्स कॉल्ड नियोप्लाज्म और ट्यूमर सेल्स। These cells grow rapidly, invade and damage the surrounding normal cells and tissues. These cancerous cells cause other cells to starve as they compete for nutrient with them. मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये जहां पे है वहां तो कर ही रहा इफेक्ट, और आस पास के नई जगह पे भी इन्वेड करना स्टार्ट करता है, मतलब आस पड़ोस के सेल को भी
नुकसान पहुंचाएगा, और इस प्रोसेस से इसको बोलते हैं नियोप्लाज्म। क्लियर? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइस, ठीक है। पहले तो छोटा सा डेफिनेशन है, वैसे अभी इतना में कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैं और भी इसके बारे में डिटेल लिखाऊंगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। हो गया गाइस स्क्रीनशॉट? अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो है कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर के होने का कारण क्या है मैं आपको लिखाऊंगा, फिलहाल अभी आप इसको समझ लो। ये पता है क्या है? ये डीएनए, वो भी किसका डीएनए? हमारे बॉडी का डीएनए। आपको पता है कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे बॉडी पे पड़ेगा तो हमारे बॉडीज को स्किन कैंसर हो जाएगा, इतना अपने को पता है। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं उस बात को समझिएगा। जनरल होता क्या है? होता यह है कि ये हमारे बॉडी का एक सेल है, ठीक है, जो सेल डिवाइड करता है, ठीक है। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से 8 सेल। लेकिन एक ये केमिकल है जो प्रोटीन है, और ये प्रोटीन क्या कर रहा है कि सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा है। सेल डिवीजन को क्या कर रहा? कंट्रोल करेगा। जहां ये 2 सेल से ज्यादा डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, 4 सेल है, अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं। मतलब ये कंट्रोल किसके हाथ में है? एक प्रोटीन के हाथ में है। ये प्रोटीन ऑब्वियसली है कहीं ना कहीं से तो सिक्रीट हो रहा होगा, और जिस पार्ट से सिक्रीट हो रहा है वो हमारा जीन। इस जीन का नाम है प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या नाम है? प्रोटो ऑन्कोजीन। फिर से बात समझेंगे आप। ये हमारा सेल है जो एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 सेल से 4 सेल बनेगा, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? एक प्रोटीन डिसाइड करेगा। अगर ये एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, इसको कंट्रोल करने का काम ये प्रोटीन कर लेगा, ठीक है। प्रोटीन का भी नाम मैं बता देता हूं, P53। वैसे जरूरत वगैरह पड़ने वाली नहीं है। ये P53 नाम का प्रोटीन है जो काम क्या करता है? सेल डिवीजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और ये प्रोटीन है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो निकल रहा होगा, तो डीएनए के वो हिस्से से जहां ये प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, उस डीएनए के हिस्से को हम नाम देते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, अगर बाय द वे हमारा सेल्स कांटेक्ट में आ जाए, किसके कांटेक्ट में आ जाए? रे के कांटेक्ट में आ जाए। कौन से रे के कांटेक्ट में? यूवी रे या फिर एक्सरे। तो सर कभी कभी हम लोग एक्सरे करवाते हैं ना? हाँ, हम आप तो कभी कभी करवाते हैं, लेकिन जो एक्सरे वाला होता है वो एक किट पहन लेता है बड़ा सा। हम आपको एक्सरे मशीन में खड़ा कर देता है एक्सरे करवाने के लिए, और खुद एक दूसरे कमरे में चला जाता है और वहां से बोलता है कि सांस लीजिएगा, सांस छोड़िएगा, और वो किट दबाता है। क्योंकि उसको पता है कि बार बार अगर वो एक्सरे के कांटेक्ट में आएगा तो उससे भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये सारे एजेंट होते हैं जिसको कार्सिनोजेनिक एजेंट कहा जाता है। कौन कौन? अल्ट्रावायलेट रे और दूसरा एक्सरे। एक्सरे बार बार भी नहीं कराना चाहिए। क्लियर? चलो, तो जैसे यूवी रे एक्सरे के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो जो डीएनए है उस डीएनए को डैमेज कर देगा। कर दिया डीएनए डैमेज, मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन जो आपका एक्टिव होकर प्रोटीन बना रहा था, ये प्रोटो ऑन्कोजीन आपका क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। किसके कारण? रे के कारण। कौन सा रे? अल्ट्रावायलेट रे। या फिर जो स्मोकर लोग सिगरेट पीते हैं या टोबैको का सेवन करते हैं, वो ये जान ले कि उसमें जो केमिकल्स होता है उस केमिकल्स का भी यही काम है, ठीक है। उस केमिकल्स का भी यही काम। क्या? सिगरेट लिए, अंदर गया, अंदर जाने के बाद हमारे ब्लड में मिला, ब्लड में मिलने के बाद हमारे सेल में जाएगा, और हमारे सेल में भी जाने के बाद उसका यही काम है कि वो जाकर म्यूटेट कर देगा हमारे प्रोटो ऑन्कोजीन को, और प्रोटो ऑन्कोजीन इनएक्टिव हो जाएगा। अगर प्रोटो ऑन्कोजीन इनएक्टिव हुआ तो ये प्रोटीन नहीं निकलेगा, जिस प्रोटीन का काम है कंट्रोल करना किसको? सेल डिवीजन को। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये हमारा सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि कोई कंट्रोल कहने वाला रोकने वाला नहीं है, तो अनकंट्रोल मैनर में ये सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। पता चलेगा 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, बहुत तेजी से सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। और जब सेल तेजी से डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा तो क्या बन जाएगा? ट्यूमर। कौन सा ट्यूमर? बेनिग्नेंट नहीं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्लियर? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। प्रोटो ऑन्कोजीन, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में
जो लिखाना है वो हमें लिखाना है कॉज ऑफ कैंसर। कॉज ऑफ कैंसर में हम लिख सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल एजेंट, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट सच एज यूवी रेज, ठीक है, और क्या करते हैं ऑन्कोजिन, ऑन्कोवायरस, ठीक है, ऑन्कोवायरस एक्सेट्रा। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि ऑन्कोवायरस जो है वो करता क्या है, उसका भी काम वही है कि ये वायरस हमारे प्रोटो ऑन्कोजिन को इनएक्टिव कर देता है, जिसके कारण हमारा सेल अनकंट्रोल डिवाइड करना स्टार्ट करता है। कहानी खत्म, किसका, कॉज ऑफ कैंसर का, ठीक है। चलो डिटेल डिस्क्रिप्शन तो और ज्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना लिखोगे, बिकॉज एक स्लाइड और बचा हुआ है आपका जिसको मैं लास्टली आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है, रिलेटेड टू कैंसर ही है। क्या है ये सब लिखना बहुत जरूरी है। ब्लड कैंसर को हम बाय नेम बुलाते हैं ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर का नाम क्या है, ल्यूकीमिया। अगला क्या कहता है कि स्किन और एपिथेलियल सेल में अगर कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। जैसे अभी मैंने कहा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा जाएगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, कैंसर होगा। कौन सा कैंसर वो कहलाएगा, वो स्किन कैंसर होगा। तो उस स्किन कैंसर को हम लोग कार्सिनोमा कहेंगे। हमारे बॉडी के एपिथेलियल सेल में, एपिथेलियल सेल कौन सा सेल, जो सिक्रीट भी करता है, ग्लैंडुलर सेल भी एपिथेलियल सेल में आता है। जैसे हमारा लीवर सिक्रीट करता है, अगर किसी को लीवर कैंसर है तो वो भी किसमें जाएगा, ल्यूकीमिया के किसमें नहीं बल्कि कार्सिनोमा। और अगर किसी को कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर हो रहा है, वैसे देखा जाए तो ब्लड सेल्स भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है, लेकिन उसको एक स्पेशल नाम दिया गया। हमारे कनेक्टिव टिश्यू में अगर कैंसर हो रहा है, जैसे बोन्स में अगर कैंसर हो रहा है तो ये कनेक्टिव टिश्यू में आता है, दैट इज कॉल्ड सार्कोमा। 3 लैंग्वेज होता है, ल्यूकीमिया, कार्सिनोमा और तीसरा सार्कोमा, ठीक है। लास्ट लाइन क्या कहता है कि डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, क्या है डायग्नोसिस, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बायोप्सी किया जाता है, खासकर ये सबसे कंफर्म और सबसे स्ट्रिक्ट क्या है, कंफर्मेशन है कैंसर का। बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू इज एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में जब एग्जामिन किया जाएगा तो उसको क्या दिखेगा, जो एग्जामिन करेगा उसको देखना है कि भैया ये हेला सेल तो नहीं है। अगर हेला सेल है मतलब कैंसर है, हेला सेल नहीं है तो ये नॉन कैंसरस है। याद रहेगा, बायोप्सी किया जाता है ना, कंफर्मेशन फॉर कैंसर। तो बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू इज एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, ये कहानी खत्म। वो क्या ऑब्जर्व करेंगे, हेला सेल को। रेडियोग्राफी बाय एक्सरे इज डन टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, बॉडी के अंदर का ऑर्गन अगर किसी तरह से कैंसरस है, मान के चलो कि इसमें से टिश्यू किसका निकाला जा सकता है, जिसका पॉसिबल है, जैसे हाथ में हुआ तो चलो हाथ का टिश्यू निकाल के भेज दें, लेकिन अगर लंग्स में कैंसर है तो उसका टिश्यू तो नहीं ना निकाला जा सकता, ठीक है। तो जहां पे टिश्यू नहीं निकाला जाता है वहां पे हम लोग 2 चीज करते हैं, सीटी स्कैन या फिर रेडियोग्राफी, ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर का हमें स्टडी करके पता चल सके कि ये कैंसरस तो नहीं है। सीटी स्कैन में कहता है दैट इज कम्यूटेड टोमोग्राफी इज डन टू जनरेट अ 3D इमेज ऑफ इंटरनल क्या टिश्यू। आई होप सो कि यहां तक का लाइन अगर आपने लिख दिया तो 5 मार्क्स काफी है। किसके लिए, कैंसर के लिए, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा है। क्लियर गाइस, तो गाइस इसके बाद तो आपको नहीं लगता कि कुछ क्वेश्चन बचा, क्योंकि आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।